हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल के दूसरे चैप्टर में भारत में कृषि पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज हम लोग भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक क्या है? भारत में कृषि एवं सिंचाई। क्या है बच्चों? भारत में कृषि एवं सिंचाई। यह आपके लेसन का नाम है। तो आप सभी गांव में रहते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास के लोग खेतों में जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये लोग खेतों में क्यों जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? क्या कभी आप अपने पास पड़ोस में रहने वाले अपने भाई बंधु को खेतों में जाते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है? आप सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपने अवश्य देखा होगा। हो सकता है आप लोग भी खेत में गए होंगे, काम किए होंगे। तो खेत में जाने के बाद लोग क्या करते हैं? बुआई करते हैं, जुताई करते हैं खेतों की, या खेतों की सिंचाई करते हैं, या अनाज को काटते हैं, या निराई करते हैं यानी खेतों से घास निकालते हैं फसलों के बीच में से, या मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, या खेत को समतल करने का काम करते हैं। तो ये सारे कार्य करते हुए आप लोगों ने लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा। और यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय भी है। कृषि को भी हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में कृषि ही हमारे राजस्व का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। राजस्व यानी सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था बच्चों? पहले कृषि था। किंतु आधुनिक युग में क्या हो गया है? इसका स्थान उद्योगों ने ले लिया है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि जो है अब सिमटती जा रही है और औद्योगिकीकरण होता जा रहा है। उद्योग धंधों के क्षेत्र में विकास हो रहा है और लोग कृषि कार्य करना कम पसंद करते हैं। इसलिए अब जो है कृषि का स्थान क्या ले लिया है? उद्योग धंधा ले लिया है। और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सिंचाई। सिंचाई जो है आधुनिक युग में किससे होती है बच्चों? आप सभी ने देखा है, पाइपलाइन द्वारा होती है। यह आधुनिक संसाधन है। किंतु प्राचीन काल में क्या होता था? सिंचाई का मुख्य साधन कुआं ही था, क्योंकि तालाब होता था, कुआं होता था और नहरें होती थी। आजकल भी नहरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु पाइपलाइन का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। यह आधुनिक संसाधन है। किंतु पहले क्या होता था कि कुएं से पानी निकालने के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। रहट क्या होता था? एक चमड़े का बॉक्स टाइप का होता था। उसको पानी में रस्सी के द्वारा, रस्सी के सहारे उतारा जाता था और फिर उसी में पानी भर करके वापस आता था, जिसे आदमी बैलों या किसी अन्य पशु की सहायता से खींचते थे। जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी का, उसी तरह से पशु उसको खींचते थे और फिर पानी बाहर डाल दिया जाता था नाली में और इसके द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो ये प्राचीन काल का जो था वो तरीका था और सब मनुष्य ही करते थे, यानी कि मशीनों का इतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा होता था। तो कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण क्या है? आर्थिक क्रिया है। कृषि क्या है बच्चों? हमारे देश की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, कृषि
करना मनुष्य ने कब से प्रारंभ किया? बच्चों, आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, 6-7 में पढ़े होंगे कि कृषि पाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य को कृषि का ज्ञान हो गया। मनुष्य सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लगा और कृषि करने लगा। कब? जब उसने चाक का आविष्कार कर लिया। तो इसके पश्चात मनुष्य जो है अभी तक जो केवल उपभोक्ता था, यानी कि केवल खाने वाला था। कब तक था? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में और उत्तर पाषाण काल के शुरू में क्या हुआ? मनुष्य को कृषि का ज्ञान हो गया और मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा, यानी कि सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लगा और कृषि का कार्य करने लगा। इस तरह मनुष्य क्या हो गया? संग्राहक हो गया और उत्पादक हो गया। उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला, संग्राहक मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा रखने वाला। तो इस तरह से पाषाण काल के अंतिम चरण में ही मनुष्य को किसका ज्ञान हो गया था? कृषि का ज्ञान हो गया था। उस समय सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? नहरें थी, नदी। इसीलिए प्राचीन काल की सभ्यताएं कहाँ पर विकसित हुई? नदियों के किनारे विकसित हुआ करती थी। कारण यह था कि कृषि जो है मनुष्य के जीवन का आधार था और कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती थी। आधुनिक संसाधन विकसित थे नहीं, मनुष्य को आधुनिक संसाधन का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो है सभ्यता लोग नदियों के किनारे बसते गए और नदियों से पानी आराम से मिल जाता था, जिससे कृषि कार्य आसानी से हो जाता था। इसलिए प्राचीन सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, जैसे भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता या विश्व की अनेक सभ्यताएं सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। कारण क्या था? कि मनुष्य के जीने का आधार कृषि था और कृषि के लिए क्या आवश्यक था? सिंचाई, और सिंचाई का आधार क्या था? नदियाँ होती थी। इसीलिए तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारे जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग बोलचाल की आम भाषा में कृषि केवल फसलों को उगाना ही कहते हैं, किंतु भूगोल के भाषा में कृषि किसे कहते हैं? कृषि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन। अब आप सोच रहे होंगे कि पशुपालन क्यों आ रहा है? क्योंकि यह कृषि पर आधारित उद्योग है, प्राथमिक उद्योग है। इसलिए कृषि के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के डाली पर। शहतूत एक प्रकार का पौधा होता है और उसकी टहनी, छोटी छोटी टहनियों को काट करके उसी में उसको खेतों में ऐसे लाइन से गाड़ दिया जाता है, उसी पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। झींगा पालन। झींगा मछली होता है, जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा। झींगा पालन शायद मछली की एक किस्म होती है। बागवानी। बागवानी मतलब जैसे किसी फल के पेड़ों को लगाना या सब्जियों को लगवाना जो है, ये बागानी कृषि के अंदर आता है। चाय का बागान, सेब का बागान, अंगूर का बागान, लीची का बागान, ये सब बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो बागवानी और मत्स्य पालन। क्या कहते हैं? अब प्रश्न पर जरा गौर कर लीजिए कि कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि के अंतर्गत
बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में हम केवल फसल उगाना यानी फसलों को बोना ही कृषि के अंतर्गत लाते हैं कि व्यक्ति जो फसल उगाता है खेतों में जा कर के, उसे ही हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। लेकिन भूगोल की भाषा में कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? पशुपालन आता है, मुर्गी पालन। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी पालन और मत्स्य पालन आता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कृषि किसे कहते हैं। तब केवल फसल उगाना ही कृषि नहीं है, बल्कि क्या है, कृषि के अंतर्गत पशु को पालना, मुर्गियों को पालना, मधुमक्खी को पालना, रेशम कीट का पालन करना, झींगा पालना, बागवानी और मत्स्य पालन आदि आता है। और कृषि मनुष्य क्यों करता है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसलों को उगाता है, पौधों को उगाता है। जिन पौधों को उगाता है उसे क्या कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? अब प्रश्न क्या हो गया? अभी तक हमने ऊपर किस पर प्रकाश डाला? कृषि पर। अब फसल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जिन पौधों को उगाता है उसे फसल कहते हैं। तो हम सभी ने देखा है कि खेतों में क्या होता है, विभिन्न चीज़ों की फसलें लगाई जाती हैं, तो मनुष्य इनका उत्पादन करता है, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? फसल कहते हैं। अब अगला क्या है कि पशुपालन के अंतर्गत क्या आता है? पशुपालन किसे कहते हैं? अब प्रश्न क्या उठता है कि पशुपालन किसे कहते हैं? तो पशुपालन के अंतर्गत क्या होता है कि जिन पशुओं और पक्षी भी इसमें शामिल हैं, पक्षियों को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पालता है, उसे पशुपालन कहते हैं। तो मनुष्य जिन जैसे पक्षियों में कौन सा आ गया कि लोग क्या पालते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए? मुर्गी पालते हैं और विभिन्न पक्षियों को मनोरंजन के लिए तोते को पालते हैं। तो जिन भी पक्षियों का पालन किया जाता है, पशुओं का, जैसे गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, तो ये विविध प्रकार के पशुओं का, पक्षियों का जो पालन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। और पशुओं को पालने का जो है ये प्रचलन क्यों प्रारंभ हुआ? मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें पालना शुरू किया। जैसे पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य का पालतू पशु कौन सा बना था बच्चों? पहला पालतू पशु कौन सा था?
पशु था। क्या था बच्चों? आपने पढ़ा होगा, हो सकता है याद हो या न हो, तो हम बता दे रहे हैं। कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने किसे पालतू बनाया? कुत्ते को बनाया, क्योंकि कुत्ता क्या करता है? हमारी अन्य खूंखार पशुओं से, उस समय लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे, तो कुत्ता दूसरे अन्य पशु को देख करके क्या करता है? पशु या इंसान को भौंकने लगता है, तो हम सावधान हो जाते हैं। तो उस समय जंगली जीवन मनुष्य व्यतीत कर रहा था, तो कुत्ता उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया, इसलिए मनुष्य ने कुत्ते को पालना शुरू किया। और फिर इसके साथ ही वानिकी यानी वन लगाना और मछली पालन करना भी कृषि के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? यहाँ पर हमने लिख दिया है, बागवानी और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो पुराने समय में अब प्रश्न क्या उठता है कि पुराने समय में मनुष्य खेती कैसे करता था और अब कैसे कर रहा है। तो अब हम प्राचीन एवं नवीन, नवीन मतलब नया होता है, प्राचीन मतलब पुराना, कृषि पद्धति, पद्धति मतलब तरीका। अब हम नवीन और प्राचीन कृषि पद्धति पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो पुराने समय में जो खेती का कार्य होता था, आधुनिक काल में जो खेती का कार्य हो रहा है बच्चों, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है और इसे हम सभी जानते हैं और देखे हैं। हमारे जीवन में ही काफ़ी बदलाव आया, किंतु अगर गांव घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा करें तो उनके समय में खेती का तरीका क्या था, तो वो और प्राचीन पद्धतियों को बताएंगे। हमारे जीवन में ही बदलाव आया, किंतु हमने उतना पुराना तरीका नहीं देखा है, इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हों तो उनसे आप पूछिए तो बताएंगे कि उनके समय में कृषि कार्य कैसे किया जाता था, गांव के लोग खेती कैसे करते थे। तो बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले खेत जोतने के लिए क्या किया जाता था कि बैलों का प्रयोग किया जाता था। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा में भी यही पद्धति अपनाई जाती थी। बैलों द्वारा लोहे का हल बनाया जाता था और बैलों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। तो सबसे प्राचीन पद्धति क्या है कि बैल का प्रयोग करके कृषि कार्य किया जाना। और आधुनिक पद्धति क्या है कि बैलों का स्थान किसने ले लिया? आधुनिक मशीनों ने ले लिया, यानी किसने? ट्रैक्टर ने ले लिया। तो प्राचीन पद्धति में क्या था कृषि कार्य का, और आधुनिक पद्धति में क्या है? ट्रैक्टर। ये अंतर हो गया कि प्राचीन काल में बैलों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था, जिसमें लोहे के एक हल का प्रयोग किया जाता था, और आधुनिक काल में आप सभी ने देखा है ट्रैक्टर द्वारा कृषि कार्य होता है, जिसमें बहुत सारे लोहे के हल लाइन से लगे रहते हैं। एक ऐसे बना रहता है, उसमें ऐसे ऐसे हल ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। और जोतता है, पहले क्या होता था कि केवल हल, एक हल होता था ऐसे, और वो जो है उसको बैलों के सहारे लगा दिया जाता था, तो एक ही हल द्वारा जुताई होती थी। अब कई हल जो हैं बच्चों वो ऐसे लगे रहते हैं ट्रैक्टर में, आप सभी ने देखा होगा, और एक साथ कई फाल, यानी कि जोतने वाला ज़मीन को ऐसे 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 जोतता है, ऐसे कट करते हुए। और पहले क्या होता था, लाइन से पहले एक हल जोता है ऐसे ऐसे, फिर दोबारा चलता था। और बैल द्वारा जो जुताई होती थी उतनी गहरी नहीं होती थी जितना कि अब ट्रैक्टर द्वारा हो रहा है, तो इसमें मिट्टी का कटाव भी अधिक हो रहा है। आधुनिक जो पद्धति है, प्राचीन पद्धति में मिट्टी का कटाव कम होता था। तो ये सब जो है परिवर्तन कृषि क्षेत्र में आया। और ट्रैक्टर क्या है? आधुनिक उपकरण है कृषि कार्य का, और बैल जो है वो प्राचीन उपकरण है। और
अब प्रश्न उठता है कि लोग खेती क्यों करते हैं? खेती या कृषि क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर तो आप सभी दे सकते हैं कि कृषि कार्य क्यों किया जाता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मनुष्य एवं पशुओं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, सबकी आवश्यकताएं किससे पूरी होती हैं? कृषि कार्य से ही पूरी होती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। शरीर को ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? विभिन्न खाद्यान्न पदार्थों से मिलती है। और खाद्यान्न पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मक्का, सरसों, तीसी, अरहर, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? खेतों से मिलते हैं ना। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फल हैं जो हम बागानी कृषि के अंतर्गत आता है, उसे भी खाते हैं। क्यों खाते हैं बच्चों? स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं। तो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? खेती आवश्यक है। और हमारे दैनिक जीवन, जो हमारा दैनिक जीवन है यानी प्रतिदिन का जीवन किस पर आधारित है? कृषि के पैदावार पर ही आधारित है। यानी जो खेतों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, उसी से ही हमारा दैनिक जीवन चलता है, पशुओं का जीवन चलता है। अगर कृषि कार्य न हो तो पशुओं को कहाँ से चारा मिलेगा? और जो कृषि कार्य से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कीट पतंगों को भी जीवन दान देते हैं। तो इस प्रकार समस्त जीवधारियों के लिए कृषि क्या है? अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन जो है वो सभ्य जीवन संभव नहीं है। तो मनुष्य के जीवन का आधार क्या है बच्चों? कृषि है। इसीलिए कृषि कार्य मनुष्य करता है। और फिर अगला टॉपिक क्या हो जाएगा कि कृषि कितने प्रकार का होता है? कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है व्यापारिक कृषि। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल जा रहा है बच्चों, हाँ, सभी लोग बोलचाल में बोलते हैं। जैसे कोई किसी से हालचाल पूछता है कि क्या हाल चाल है, तो लोग कहते हैं ना, निर्वाह हो रहा है, किसी तरह से निर्वाह हो रहा है, गुजारा हो रहा है। तो केवल जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या? जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। तो समझ में आ गया बच्चों कि निर्वाह कृषि कैसे कहते हैं? जो कृषि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसके विपरीत दूसरा क्या है आपका? व्यापारिक कृषि है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाजार में फसल बेचना। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आजकल इसी उद्देश्य से कृषि की जाती है। जिस कृषि का उद्देश्य क्या है? बाजार में
फसल बेचना, उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। तो बच्चों, यह किसान क्यों करता है? आय प्राप्ति के लिए करता है, क्योंकि कृषि भी क्या है? राजस्व का एक देश के राजस्व में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु आधुनिक युग में इसका योगदान कम है। प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ही कृषि होता था और सहायक उसका जो होता था वो पशुपालन। तो राजाओं, जब हमारे देश में राजतंत्र था, तो केवल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, तो उस समय कृषि पर ही किसी भी राजा की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती थी। तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी, इसलिए राजा लोग कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए विविध प्रकार के कार्य किया करते थे, योगदान दिया करते थे। और जो राजा कृषि उत्पादन की ओर ध्यान नहीं देता था, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती थी। तो ये जो कृषि होता है बच्चों, तो केवल निर्वाह कृषि करने से मनुष्य की आय नहीं बढ़ेगी, उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? व्यापारिक कृषि करना चाहिए। और व्यापारिक कृषि करने से क्या होगा कि फसल बाजार में बिकेगी, हमको आय प्राप्त होगा, हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा। इसीलिए आधुनिक युग में अधिकांश किसान क्या करते हैं? व्यापारिक कृषि करते हैं। अब है कि कृषि फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं? अब प्रश्न उठता है कि जो कृषि कार्य किया जाता है, जो फसलें लगाई जाती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं और कब कब बोई एवं काटी जाती हैं? तो बच्चों, फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है रबी की फसल। क्या होता है बेटा? रबी की फसल। और दूसरा होता है, अभी पहले रवि पर ही प्रकाश डाल दे रहे हैं। रवि किससे कहते हैं? भगवान सूर्य को रवि कहते हैं। ये आप लोगों ने पर्यायवाची में पढ़ा होगा। तो जैसा कि फसल का नाम ही है कि रबी की फसल, यानी जो फसल धूप में पकती है उसे क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। और फसल इतनी तेज़ धूप ना हो, जैसा कि फसल क्या होता है, जब तेज़ धूप होती है तो फसल क्या होती है? जल जाती है। तो मतलब अत्यधिक धूप भी नहीं, जिस फसल को अत्यधिक न तो धूप चाहिए और ना ही अत्यधिक पानी चाहिए, वह फसल रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों कि इस फसल में कौन कौन सी फसल आएगी। और धूप कब अच्छी लगती है? तो कब अच्छी लगती है बच्चों? जाड़े में अच्छी लगती है ना। तो ये फसल कब बोई जाएगी? जाड़े के प्रारंभ में। तब मध्यम धूप जो है वो फसलों को भी प्रिय लगती है। और कब काटी जाएगी? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। ये क्या होती है? काटी जाती है। और ये जाड़े में क्या होता है? बोया जाता है। अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि हमें ही नहीं बल्कि किसको भी फसलों किसको मध्यम धूप की आवश्यकता होती है? फसलों को भी। सब इन फसलों को जो इसके अंतर्गत आती हैं, इन्हें मध्यम धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जाड़े में क्या होता है? वर्षा कम होती है।
आप सभी ने देखा है। तो इनको सिंचाई जो पाइपलाइन द्वारा सिंचाई हो रही है उसके द्वारा सींच करके इनको उगाया जाता है बच्चों। और जाड़े में आप लोगों ने खेतों में देखा होगा कौन कौन सी फसल उगती है। तो फसलें कौन कौन सी हैं, या इसे उपज भी कहेंगे, कौन कौन सी हैं इसके अंतर्गत? गेहूं है। गेहूं क्या है? मुख्य फसल है। अब गेहूं के साथ क्या क्या खेतों में बोया जाता है? आपको याद करने का सरल तरीका यही है कि रबी से याद कर लीजिए। रबी यानी जाड़े में। जाड़े में धूप कम लगती है, अच्छी लगती है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लेंगे कि जिन फसलों को अच्छी धूप की आवश्यकता होती है, यानी तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं होती है और पानी की कम आवश्यकता होती है, वही फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं। और मुख्य फसल जाड़े की कौन सी है? जाड़े में ही कम धूप होती है। कौन सी फसल है? गेहूँ है। और गेहूँ के साथ जो भी फसल आपको खेतों में दिखाई पड़े वो जाड़े की फसल होती है। अब गेहूँ के साथ क्या क्या खेतों में रहता है? चना बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, मटर बोया जाता है। जाड़े में मटर खाते हैं ना आप लोग। और अलसी। अलसी का मतलब जानते हैं किसे कहते हैं? जिसे आप तीसी बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में इसको आप क्या बोलते हैं? तीसी बोलते हैं। और जौ भी बोया जाता है। अब तो जौ बहुत कम मात्रा में होता है, किंतु बहुत से राज्यों में अभी भी जौ बोया जाता है। सरसों को राई भी बोलते हैं बच्चों। तो गेहूँ, चना, सरसों, मटर, तीसी या अलसी या राई या सरसों, ये सब इस सीजन की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, जो कि कब बोई जाती हैं? जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। तो ये कौन सी फसल हो गई बेटा? रबी की फसल हो गई। दूसरे का नंबर है खरीफ की फसल। दूसरे नंबर कौन सा आता है? खरीफ। अब जाड़े के बाद कौन सा सीजन आता है? वर्षा प्रारंभ हो जाता है। गर्मी में अभी हमने बताया कि गर्मी में ये कटेगा। जैसा कि अभी गेहूं क्या हुआ था? जाड़े में बोया गया था और इस समय क्या है? हल्की गर्मी पड़ रही है ना, तो अभी काटा गया है। अब कौन सा सीजन प्रारंभ होगा? बारिश का सीजन प्रारंभ होगा ना। जून में क्या होती है? वर्षा होने लगती है। तो ये फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। यानी कि एक फसल खेतों से काटी जाती है तो दूसरी बो दी जाती है। और कटेगी कब? शीत ऋतु के प्रारंभ में। तो इसको कब बोते हैं? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोते हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में इसको काट लिया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी फसल आती है? इसकी मुख्य फसल क्या है? धान। अब धान के साथ क्या क्या आता है? धान जैसे अभी क्या होगा? धान का बीज पड़ गया होगा जिनके यहाँ साधन होगा पानी का, क्योंकि धान को क्या होता है? अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। धान जो है पानी से ही पैदा होता है। जिस समय बारिश कम होती है, किसान सिंचाई भी करता है, उस साल क्या होता है? धान कम पैदा होता है। आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको पता ही होगा कि जिस साल वर्षा अच्छी होती है उस साल धान की फसल अच्छी होती है और जिस साल वर्षा कम होती है उस साल धान की फसल कम होती है। तो क्या लोग सिंचाई नहीं करते हैं? सिंचाई करते हैं, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी मात्रा में धान उत्पन्न नहीं होता जितना कि मानसून अच्छा आने पर होता है। तो
हाँ, धान। धान के साथ क्या लगाया जाता है खेतों में? मक्का लगता है। मक्का यानी भुट्टा, आप लोग खाते हैं ना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो मक्का, फिर ज्वार लगता है, और मूंग लगती है, जूट लगता है। मूंग, मूंग की दाल खाते हैं ना। ज्वार यानी सफ़ेद मक्का जो होता है उसे ज्वार, और बाजरा, और जूट। जूट जो है अपने क्षेत्र में नहीं होता है, और मूंगफली, इसी समय मूंगफली भी लगती है। तो ये सब जो है इस सीजन की यानी खरीफ की मुख्य फसल हैं। कौन कौन सी हैं? धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट और मूंगफली। और कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। अब तीसरी फसल है जायद की फसल। कौन सी फसल है? जायद की फसल। ये कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में। और ये शीघ्र जो है फसल तैयार हो जाती है, तो तैयार होने पर काट लेना। तब महीने 2 महीने में ये तैयार हो जाती है, तो तैयार हो जाने पर काट लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर सब्जियां ही आती हैं और कुछ फल आते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी। क्या इसकी उपज क्या है? तरबूज, खरबूज और ककड़ी। अब इस सीजन में मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं? क्या? तरबूज, खरबूज और ककड़ी अब इस समय बाज़ार में आ गया होगा। तो ये कब आएगा? जब फसल तैयार होगी तभी ना आएगा। तो मार्च में जो है ये बोया जाता है। अप्रैल मई तक ये फसल पक कर के तैयार हो जाती है। तो 1-1.5 महीने में ये फसल पक कर के तैयार हो जाती है। तरबूज, खरबूज और ककड़ी और विविध प्रकार की सब्जियां। इसकी प्रमुख उपज है किसकी? जायद की फसल की, जो कि मार्च में लगाई जाती है, यानी कि जाड़ा के अंत में लगाया जाता है। और अप्रैल इसलिए दिखाया गया कि कुछ फसल 1 महीने बाद अप्रैल में ही पक जाती है, कुछ 1.5 महीने में पकती है, और जैसे जैसे जो फसल पकती है उसको काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी यही सब आता है। और इसमें क्या है? रबी में आप याद कर लीजिए कि जाड़े में मुख्य फसल क्या है? गेहूँ है। गेहूँ के साथ जो भी खेतों में लगता है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसको लिख सकते हैं आराम से। खरीफ की फसल में क्या है? धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। और कुछ फसलें जो हैं पूरे टाइम खेतों में रहती हैं, जैसे गन्ना है और अरहर है, ये सभी में आ जाएंगी। तो इसलिए ये विविध प्रकार की फसलें जो हैं ये बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। अब आगे है कि अपने देश की मुख्य फसल चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक किस राज्य की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और इसके लिए कैसी मौसमी दशाएं चाहिए? तो बच्चों सबसे पहले चावल के लिए, चावल के उत्पादन में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं?
पश्चिम बंगाल यह पहले स्थान पर आता है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। फिर है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। फिर है आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारत में पड़ता है। और असम है, बिहार है। झारखंड है। उड़ीसा है, तमिलनाडु है, हिमाचल है। मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब। एवं पंजाब आदि राज्यों में क्या पाया जाता है बच्चों? चावल। चावल का उत्पादन आदि राज्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भारत में लगभग सभी राज्यों में जो है क्या उत्पन्न किया जाता है? चावल उत्पन्न किया जाता है। और इसके लिए कैसी मानसूनी दशाएं होनी चाहिए? आवश्यक दशाएं क्या होना चाहिए? आवश्यक दशाएं कैसी होनी चाहिए बच्चों? तो अधिक गर्मी, अधिक पानी। इस समय क्या होता है? गर्मी अधिक होती है ना, वर्षा अधिक होता है, तो अधिक पानी। और साथ में ही क्या चाहिए? चिकनी मिट्टी। इसके लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है और जो कि क्या हो? उपजाऊ हो। अनुपजाऊ चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो और चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चावल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है बच्चों। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। इसके अतिरिक्त भारत के लगभग सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, कर्नाटक, दक्षिण भारत में केवल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चावल होता है। तमिलनाडु में भी होता है थोड़ा बहुत। और तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़ ज़्यादातर जो है मैदानी भागों में ही चावल पैदा किया जाता है। और जो है असम है, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन सब में भी चावल पैदा होता है। और इसके लिए क्या चाहिए? अधिक गर्मी चाहिए, अधिक पानी चाहिए और चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए। और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है? दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है कहाँ पर? विश्व में। अब है गेहूँ। गेहूँ हमारी मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है बच्चों।
इसके बाद पंजाब का नंबर आता है, और फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। और क्या है? मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र और राजस्थान। क्या उगाया जाता है यहाँ पर? गेहूँ होता है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में गेहूँ पैदा किया जाता है। यह गेहूँ जो है मैदानी भाग का ही फसल है, और इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट होनी चाहिए और सामान्य वर्षा। इसीलिए ये जाड़े में बोई जाती है, क्योंकि जाड़े में क्या होता है? सामान्य वर्षा होता है। और सिंचाई की आवश्यकता। क्योंकि जाड़े में वर्षा हो ये ज़रूरी नहीं है, तो सिंचाई की आवश्यकता अवश्य होती है। और साथ ही में क्या होता है कि पकते समय गर्मी होनी चाहिए। फसल जब पक रही होती है तो पकते समय क्या होना चाहिए? गर्मी। कब होनी चाहिए? पकते समय। तो इसीलिए ये फसल क्या होता है? मार्च में पक कर के तैयार होती है, क्योंकि मार्च में क्या होता है? धूप थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो ये गेहूं की दशाएं हैं। और विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब गेहूं उत्पादन में भी भारत का क्या है? भारत का विश्व में दूसरा स्थान। पहले पर कौन है? चीन है। और पहले कौन है? चीन है, भारत का पड़ोसी देश। दूसरे पर भारत है। और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में, जैसा कि अभी हम बताए हैं कि ये गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है। अब इसके बाद है दाल में। दाल में बच्चों दालें भी जो है हमारी मुख्य फसल होती है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दालें उत्पन्न होती हैं। दालों के लिए क्या चाहिए? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी। इसके लिए कोई खास मिट्टी नहीं, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी। दालों के लिए कोई खास मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि अभी ऊपर चावल और उसके लिए गेहूं के लिए किसकी? दोमट मिट्टी की आवश्यकता थी। इसके लिए हर प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। इसमें सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। वर्षा कैसी होनी चाहिए? सामान्य वर्षा। और कम मेहनत क्यों? क्योंकि इसमें निराई गुड़ाई उतना नहीं होता है, घासें उतनी नहीं निकाली जाती हैं, न ही बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, न मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो इसलिए कम मेहनत भी होता है। और अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है, यानी मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाती है। क्या विशेषता है? मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाती है। तो दाल की खेती मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी क्या होती है? लाभदायक होती है। इसलिए लोग फसलों को बदल बदल करके लगाते हैं। अगर एक ही फसल बार बार लगाई जाती है तो क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। फिर है गन्ना।
गन्ना नगदी फसल कहा जाता है। यह एक नगदी फसल है। नकदी बोलते हैं, नगदी बच्चों, लिखते हैं नगदी। मतलब जो फसल सीधे खेत से काट करके बिक जाती है उसे नगदी फसल कहते हैं। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये दक्षिण के राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात आदि। और इसके लिए आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी और गर्म एवं नम जलवायु क्या होनी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी और गर्म एवं साथ में क्या होनी चाहिए? नम जलवायु। यह पूरे साल की फसल है। और चाय लास्ट है आपका। चाय बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। बागानी कृषि का मुख्य उदाहरण क्या है? चाय। ये बागानी कृषि है। और कहाँ वो होती है? उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? असम है, क्योंकि इसके लिए लैटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, मेघालय, इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, किंतु जड़ों में जल रुकना भी नहीं चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, पानी अगर जड़ों में टिका रह जाएगा तो क्या होता है? इसकी जड़ें मुलायम होती हैं और गल जाती हैं। उत्तराखंड, जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढालों पर। ये क्या होता है? उत्पन्न होता है। और आवश्यक दशा क्या होनी चाहिए? आवश्यक दशाएं अधिक वर्षा और गर्मी, की आवश्यकता होती है। साथ ही पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके, नहीं तो क्या होता है? इनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं और गल जाती हैं। तो इस प्रकार और चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? भारत का। कहाँ है? विश्व में। चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और इसके अतिरिक्त जो है कॉफ़ी, जो मुख्य पदार्थ है भारत का, यह मैदानी भागों में चाय की खेती की जाती है। और कॉफ़ी जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल में उगाया जाता है। और अब बचा क्या? कपास और जूट। कपास कहाँ कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। क्या उगाई जाती है बच्चों? चाय। और इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है कि काली मिट्टी, इसके लिए काली मिट्टी होनी चाहिए, गर्म व नर्म जलवायु, गर्म व नम जलवायु होनी चाहिए, और साथ ही 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, नहीं तो यह यह फसल नहीं उत्पन्न होगी। और सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु जो होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। अगला है आपका जूट। जूट का क्या होता है? ये असम में पाया जाता है, हम सभी जानते हैं। असम है, पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में, मेघालय है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। मेघालय जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में क्या होता है? जूट पाया जाता है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? अधिक वर्षा, गर्म और नम जलवायु, गर्म व नम जलवायु। तो ये बच्चों फसलें हो गई, कौन कौन सी होती हैं? जूट और कपास दोनों क्या है? ये दोनों फसलें जो हैं ये नकदी फसल में आती हैं। कैसी फसल है? नकदी फसल में है। तो अब हम यह जान गए कि किस प्रकार से हमारी फसलें कितने प्रकार की उगाई जाती हैं और कितना जो है किस क्षेत्र में ये उगाई जाती हैं, और कौन कौन सी फसलें किस किस मौसम में बोई और काटी जाती हैं। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय आय, फसलों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, इस पर प्रकाश डालेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।